लाइव सिटीज पर आज बात करेंगे बिहार के टॉप 5 मुस्लिम नेताओं के बारे में, जिनकी राजनीति में बड़ी भूमिका रहती है और अपने कौम के वोटरों को अलग अलग पार्टियों की तरफ मोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तारिक अनवर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं और ये सीमांचल से आते हैं। सीमांचल के बड़े चेहरे माने जाते हैं। तारिक अनवर छात्र नेता के तौर पर 1972 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके तारिक अनवर 1977 में कटिहार से लोकसभा का पहला चुनाव लड़े, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ये पूरे समर्पित भाव से पार्टी के लिए लगे रहे। सन 1980 में इन्हें पहली चुनावी सफलता मिली। कटिहार सीट से ये पहली दफे सांसद बने। इसके बाद लगातार दूसरी बार 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते। लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंचने से पार्टी में इनका कद काफी बढ़ गया। इसके बाद ये कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बने, लेकिन वर्ष 1989 में ये जनता दल के उम्मीदवार युवराज सिंह से कटिहार में ही चुनाव हार गए। इसके बाद 1991 में भी इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन ये क्षेत्र में जनता से संपर्क में लगातार बने रहे। मुस्लिम नेताओं में नेशनल फेम फिगर होने का भी लाभ इन्हें मिला। कांग्रेस भी तारिक अनवर पर ही लगातार भरोसा करती आ रही थी। सन 1996 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर को कांग्रेस ने फिर से टिकट दे दिया। जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। इस तरह ये तीसरी बार कटिहार के सांसद बने। एक बार फिर से देश में 1998 में ही लोकसभा का चुनाव हो गया। इसमें भी तारिक अनवर को ही सफलता मिली और ये चौथी बार सांसद बने। इसी बीच कांग्रेस में सोनिया गांधी की पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं से खटपट शुरू हो गई। वह 1999 का साल था। इस खटपट में शरद पवार और पीए संगमा के साथ तारिक अनवर भी हो लिए। इन लोगों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। इसके बाद तारिक अनवर ने पार्टी से बगावत कर शरद पवार और पीए संगमा के साथ एनसीपी बना ली। तारिक अनवर इस कदर सोनिया गांधी से आहत थे कि उन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से छोड़ने के बाद तारिक अनवर को भारी नुकसान हुआ। कटिहार से 4 बार सांसद बनने के बाद कांग्रेस से हटते ही वहां से इन्हें हार मिलनी शुरू हो गई। तब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र से तारिक अनवर को 2 बार 2004 और 2010 में राज्यसभा के रास्ते संसद भेजा। साल 2012 में मनमोहन सिंह कैबिनेट में एनसीपी कोटे से तारिक अनवर को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। इसका फायदा इन्हें मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच तारिक अनवर ने कटिहार से 5वीं बार परचम लहराया। इस बार ये एनसीपी से सांसद बने, लेकिन इस बार उनकी नाराजगी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से ही हो गई। 2018 का साल था। राफेल का मामला चल रहा था। राफेल मामले को लेकर ही तारिक अनवर और शरद पवार के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दूरी इतनी अधिक बढ़ गई कि इन्होंने एनसीपी को ही बाय बाय कहते हुए फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2019 में एक बार फिर तारिक अनवर कटिहार से कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन जीत नहीं पाए। कांग्रेस ने इन्हें 2019 में बिहार विधान परिषद भेजने के लिए नाम की घोषणा की, लेकिन किस्मत ही दगा दे गई। बिहार के वोटर लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था, जिससे यहाँ से भी इनका पत्ता कट गया। तब से ये कांग्रेस में मुस्लिम राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। अब बात नंबर 4 की। बिहार के दरभंगा से 4 बार सांसद रहे अली अशरफ फातमी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। मिथिलांचल में ये मुस्लिम कौम के कद्दावर नेता माने जाते हैं। मूल रूप से दरभंगा से आने वाले अली अशरफ फातमी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प है। ये केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। वर्षों तक ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीब रहे थे, लेकिन अब ये नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में है। अली अशरफ फातमी पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं। देश से बाहर पैसा कमाने गए थे, लेकिन इन्हें वहां मन नहीं लगा। ये अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते थे। फातमी का करियर भी शुरू से ही राजनीतिक ही रहा। छात्र जीवन से ही इनकी राजनीति शुरू हो गई थी। पढ़ाई के दौरान ही इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। पढ़ाई के बाद कमाने के लिए ये सऊदी अरब भी गए, लेकिन 1989 में वापस वतन लौट आए। इसके बाद ये क्षेत्र में पूरी तरह से उतर गए। जनसंपर्क तेज कर दिया। लोगों के दुख और सुख में साथ देने लगे। इसका लाभ भी फातमी को मिला। ये 1991 में जनता दल से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे।
सन 1996 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। 1998 में तो इन्होंने सांसद बनने की हैट्रिक ही लगा दी, लगातार तीसरी बार सांसद पहुंचे। इसके बाद फातमी चौथी बार 2004 में सांसद बने। इसी तरह अली अशरफ फातमी अब तक 4 बार सांसद बने हैं। 2004 में मनमोहन सिंह कैबिनेट में ये मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं। लालू यादव के काफी करीब रहने के बाद भी 2020 में इनकी आरजेडी से करवाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। दरअसल फातमी ने लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। उनके नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए इन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मिथिलांचल के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी 2019 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतार दिया। असली विद्रोह की एक वजह यह भी रही। इसके बाद इन्होंने मधुबनी से बसपा के टिकट पर नामांकन कर दिया था। तब तेजस्वी यादव ने फातमी को आरजेडी से निष्कासित कर दिया। तब फातमी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा था कि तेजस्वी की जितनी उम्र है उससे अधिक समय से मैं राजनीति कर रहा हूँ। हालांकि फातमी को मधुबनी से सफलता नहीं मिली, लेकिन फातमी भी अपने मिजाज के नेता हैं। ये हार के बाद घर वापसी नहीं किए, बल्कि नीतीश कुमार के साथ चले आए। फातमी जेडीयू में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शामिल हुए थे, सो इसका फायदा भी उन्हें मिला। जेडीयू को मिथिलांचल में अच्छी खासी सीटें आई। इसके बाद नीतीश कुमार ने इन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। अब बात नंबर 3 की। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ है और ये भी सीमांचल के ताकतवर नेता माने जाते हैं। इस लिस्ट में शाहनवाज हुसैन तीसरे नंबर पर है। दिल्ली की डीटीसी बस से चढ़कर साउथ ब्लॉक तक का सफर तय करने वाले शाहनवाज के नाम देश के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री होने का रिकॉर्ड है। वर्तमान में ये बिहार से एमएलसी है तथा नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री की कुर्सी पर काबिज है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही किसी मुसलमान को टिकट न दिया हो, लेकिन शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में पार्टी ने उतारकर यह तो जता दिया कि उसे भी मुस्लिम वोटरों की काफी चिंता है। मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट से जीतने वाले शाहनवाज हुसैन अटल सरकार में देश के सबसे युवा सांसद थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी। फिर इनके नाम देश के सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बन गया। इसके साथ ही ये सबों को पछाड़ते हुए बिहार में बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे बन गए। बीजेपी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में भी शाहनवाज हुसैन ने बड़ी भूमिका अदा की। वर्तमान में भी बिहार कैबिनेट में बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन मुस्लिम चेहरे हैं। 1978 में जन्म लेने वाले शाहनवाज हुसैन ने पटना और दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। इनके राजनीति में आने के पीछे भी एक रोचक वाकया है। दरअसल 1997 में एक कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन का भाषण सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा बोलता है, अगर संसद में पहुंचेगा तो अहम भूमिका निभा सकता है। 1998 के लोकसभा चुनाव में जब शाहनवाज हुसैन से पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो इन्होंने मजाक समझकर कहा कि जो सबसे मुश्किल सीट हो हमें दे दीजिए। बाद में शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से आरजेडी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला तो वे हैरत में पड़ गए। हालांकि इस चुनाव में शाहनवाज को सफलता नहीं मिली, लेकिन पहले ही चुनाव में करीब 2.5 लाख वोट पाकर इनके हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 1999 में किशनगंज से फिर उतारा। उन्हें सफलता तो मिली ही मिली, ये केंद्र में राज्य मंत्री भी बन गए। इन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स जैसे मंत्रालय संभाले। मुस्लिम चेहरे के रूप में कद बढ़ा तो 2001 में इन्हें कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी मिला। फिर नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो के साथ कपड़ा मंत्रालय भी मिल गया। 2004 में हार के बाद 2006 के उपचुनाव में इन्हें भागलपुर सीट से उतारा गया, यहां से जीत गए। यह जीत 2009 में भी भागलपुर में बरकरार रही, लेकिन 2014 में मोदी लहर के बाद भी भागलपुर से ये हार गए। तब 2019 में इन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया था। केंद्र में लगातार राजनीति करने वाले शाहनवाज हुसैन की 2021 में बिहार की सियासत में एंट्री हो गई है।
ओवैसी के पार्टी से विधायक बने अख्तरुल इमान इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अख्तरुल इमान की मेहनत ने विधानसभा चुनाव में सीमांचल का समीकरण ही बदल दिया, सत्ता की राह से महागठबंधन को किनारा कर दिया। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कमाल कर दिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए सीमांचल की 5 सीटों पर इस पार्टी ने जीत का झंडा लहराया। इसके एक साथ पहली बार 5 विधायक जीते। AIMIM को अमौर, जोकीहाट, कोचाधमन, बहादुरगंज और बायसी की सीटें मिली। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बेहद ही अहम रोल रहा है। इनकी मेहनत ने पार्टी को जबरदस्त सफलता दिलाई। इससे यह भी साफ हो गया कि अख्तरुल इमान के कहने पर सीमांचल के मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को जमकर सपोर्ट किया। AIMIM की 5 सीटों में से एक सीट पूर्णिया के अमौर से अख्तरुल इमान विधायक खुद बने। विधानसभा चुनाव के इस परिणाम की वजह से अख्तरुल इमान की लोकप्रियता सीमांचल से निकलकर हैदराबाद समेत पूरे देश में फैल गई और AIMIM की सीटों ने महागठबंधन की नींद भी उड़ा दी। महागठबंधन सत्ता से दूर हो गई, लेकिन अख्तरुल इमान की यह मेहनत एक दिन की नहीं थी। ये 2015 से ही मेहनत कर रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। इसमें भी सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया और 2019 में हुए उपचुनाव में पार्टी को पहली बार सफलता मिली। किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार कमरुल हुदा ने बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह को पराजित कर दिया। अख्तरुल इमान कहते हैं कि हमने राजनीति में छात्र जीवन में ही एंट्री ले ली थी। यह 1985 की बात है। हमने चोरों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। अभियान की शुरुआत पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर की। वैसे अख्तरुल इमान पहली बार 2010 में RJD के टिकट पर कोचाधमन से चुनाव लड़ चुके और निर्वाचित हुए। फिर 2014 में इन्होंने RJD को छोड़ दिया और JDU में शामिल हुए। यहाँ भी नहीं जमे और 2015 में ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ हो लिए। कोचाधमन से फिर उम्मीदवार बने, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अंततः 2020 में इन्हें सीमांचल का समीकरण बदलने का मौका मिला। अपने तो अमौर से जीते ही अपने साथ अन्य 4 उम्मीदवारों को भी जीत दिलाई और महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया। अब बात करते हैं नंबर 1 की कि बिहार के वे कौन से मुस्लिम नेता हैं जिन्हें हमारी लिस्ट में पहली नंबर पर जगह मिली है। मुस्लिम नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर है अब्दुल बारी सिद्दीकी। RJD खेमे में मुस्लिम चेहरे में इनका नाम तो बड़ा है ही, इनका कद भी काफी बड़ा है। महागठबंधन की सरकार में ये मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। इनका कद इतना बड़ा है कि इनके लिए RJD ने अली अशरफ फातमी की नाराजगी मोल ले ली। साल 1977 में अपना पहला ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी को कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। हालांकि इसके बाद 1980 से लेकर 1990 तक लगातार 3 चुनावों में सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। साल 1977 में बिहार के बहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने अब्दुल बारी सिद्दीकी महागठबंधन की सरकार में वित्त मंत्री बने। साल 1992 में ये MLC चुने गए थे और साल 1995 में MLA बने। इसके बाद लगातार सन 2000, 2005 और 2010 में विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बिहार सरकार में वर्षों तक कई विभागों के मंत्री भी रहे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का पैतृक गांव दरभंगा के अलीनगर स्थित रूपसपुर में है। इनके पिता अली अहमद बिहार सरकार के कृषि विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मी थे। ये बिहार कैबिनेट में कई बड़े विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं, मसलन संसदीय कार्य, शिक्षा, कृषि, PWD, आबकारी, अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी इन्होंने बखूबी निभाई है। ये JP आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। वहीं से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इनकी पत्नी नूतन सिन्हा भी इस आंदोलन से जुड़ी थी। हालांकि बिहार की राजनीति में अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा नाम होने के बाद भी ये कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि 7 टर्म MLA रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सानिध्य का असर इनकी राजनीति में देखने को मिलता है। JP आंदोलन की वजह से ये लालू यादव के काफी नजदीकी रहे। ये JP के सबसे चहेते शिष्यों में से एक थे।
राजनीतिक सफर से अलग अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।